नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। आपको बता दें कि यूपी के 13 नवनिर्वाचित एमएलसी आज तिलक हॉल में शपथ दिलाई जाएगी। ये शपथ ग्रहण लखनऊ के तिलक हॉल में होगा। सभापति कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा परिषद के 13 नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ लेते ही सपा उच्च सदन में भी नेता प्रतिपक्ष की हकदार बन जाएगी। इनमें 3 सदस्य सपा के हैं। नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सपा एमएलसी जस्मीन अंसारी, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, राजेंद्र चौधरी और लाल बिहारी यादव आगे बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 13 एमएलसी नवनिर्वाचित हैं। उनके आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज होना है, जिसको लेकर तैयारियां तिलक हॉल में पूरी हैं। और जानकारी के अनुसार इसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब इस तरह से आज 13 नवनिर्वाचित एमएलसी के शपथ ग्रहण के साथ ही, जिसमें 3 समाजवादी पार्टी के भी हैं, उसके बाद उच्च सदन में भी नेता प्रतिपक्ष का आधिकारिक तौर पर सपा दावेदार बन जाएगी। और टीएन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से सीधा हमारे साथ इस बड़ी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए। टीएन मिश्रा जी, किस तरह से देखा जाए जो 13 नवनिर्वाचित एमएलसी हैं, अब इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिस तरह से जानकारी सामने आई है, क्या कुछ इसको लेकर तैयारियां की गई हैं? देखिए, शपथ ग्रहण 4 बजे से था और ये 4 बजे ठीक शुरू हो गया था। कुंवर मानवेंद्र सिंह जो सभापति हैं विधान परिषद के, उन्होंने शपथ कराई 13 एमएलसी को और नवनिर्वाचित एमएलसी शपथ लिए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे, भाजपा कई जो कद्दावर नेता भी मौजूद रहे। तो ये स्थिति है कि इसके जो खास बात इसकी ये रही कि 10 इसमें जो विधान परिषद सदस्य भाजपा के हैं, तो भाजपा का संख्या बल ज़्यादा है तो स्वाभाविक होना। लेकिन इस बार जो क्या है, सपा के 3 प्रतिनिधि बढ़ जाने से अब जो इस सदन में अभी तक सपा का जो है नेता विरोधी दल नहीं था, लेकिन अब जो है यहाँ इस विधान परिषद सदन में भी सपा का जो प्रत्याशी बढ़ जाने से अब 3 इनके जो प्रतिशत बढ़ गए तो इनका भी प्रतिनिधि हो जाएगा और इनका जो है नेता विरोधी दल इनका भी बन जाएगा। तो ये जो विधान परिषद में विरोधी दल के नेता की भूमिका नहीं हो पा रही थी, उसके पीछे संख्या बल की बात थी, लेकिन अब वो संख्या बल इनका पूरा हो गया है। अब 10% से ज़्यादा इनके सदन के सदस्य हो गए हैं, तो इसलिए सपा का जो है ये संख्या बल पूरा हो जाने से उनको जो है अब यहाँ पर एक पद मिल जाएगा। तो ये है कि अब विधान परिषद में अपनी मांगे रखने के लिए इनका नेता होगा, इनका नेता सदन होगा, तो विधान परिषद में अपनी बेहतर तो सपा रख सकेगी। और अभी तक वो सपा अपने बेहतर तरीके से मांगे नहीं रख पा रही थी क्योंकि उसकी वहाँ संख्या बल नहीं था। अब आज योगी आदित्यनाथ ने शपथ ग्रहण में ये भी कहा कि हाँ, बेहतर से बेहतर लोग काम करें, दलगत राजनीति छोड़ें और इसके बाद जो है देश के विकास के लिए सबसे आह्वान किया उन्होंने। तो ये जो समारोह आज हुआ विधान परिषद में, तो इसमें सीधी सी स्थिति रही कि जो भाजपा तो उत्साहित है ही है, लेकिन विपक्ष भी इससे उत्साहित है क्योंकि उसका भी अब यहाँ पर जो है एक रोल बढ़ गया है। जी रितेश। टीएन मिश्रा जी, एक और सवाल, जिस तरह से उच्च सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद समाजवादी पार्टी को मिला है, कौन नेता प्रतिपक्ष बन सकता है, चूंकि कई नाम सामने आ रहे हैं? देखिए, अभी नेता प्रतिपक्ष पे कवायद तो तमाम कयास लगाया जा रहे हैं नाम का, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि हाँ जिसके ऊपर जो है मुहर लग सकी हो। क्योंकि अखिलेश यादव के बाद सबसे अगर कोई कद्दावर नेता वहाँ पर था तो वो शिवपाल यादव हैं, कि जिनका माना जाए अखिलेश अगर लोकसभा में चले गए हैं तो अब तो शिवपाल यादव की सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन अब शिवपाल यादव के ऊपर है कि वो नेता सदन बनते हैं नहीं बनते हैं। लेकिन अगर जो है नेता सदन के लिए बात चलती है तो सबसे पहले दावेदार जो है शिवपाल यादव हैं। और जो सदन के सदस्य हैं विधानसभा के, तो वो भी चाहते हैं कि शिवपाल यादव ही नेता सदन बने, क्योंकि उनको अनुभव है, उनको विधायिका का अनुभव है, उनको कार्यपालिका का अनुभव है। तो जो वो न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो है यहाँ पर जो स्थिति विधानसभा की है, तो लंबे अरसे वो मंत्री रहे हैं, तो वो चाहते हैं उनके पार्टी के सांसद जो है विधायक कि वो आएँ और जो नेता विरोधी दल वही बने। लेकिन ये है कि अभी अंदर से कहा जा रहा है कि वो शायद हाँ नहीं भर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश अखिलेश यादव भी यही है और पूरी कोशिश विधायकों की है कि शिवपाल सिंह यादव ही जो है नेता जो विपक्ष बने। जी टीएन मिश्रा जी, एक और सवाल, पहले लोकसभा के चुनाव, उसके परिणाम, उसमें समाजवादी पार्टी को मिली सफलता और उसके बाद अब जो एमएलसी की संख्या है वो भी समाजवादी पार्टी की बढ़ गई है। सपा के खेमे में लगातार जो अच्छी खबरें हैं, गुड न्यूज हैं, वो लगातार सुनाई दे रही हैं। ऐसे में सपा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल कितना बड़ा है आने वाले राजनीतिक तमाम कार्यक्रमों के लिए?
देखिए ये एकदम रितेश सही कह रहे हैं। सपा का लोकसभा चुनाव में जो उसकी जीत हुई है उसके बाद से सपा ही नहीं पूरे इंडिया गठबंधन खासी उत्साहित है। अब देखिए इंडिया गठबंधन में खुद राहुल गांधी और जो प्रियंका गांधी अमेठी गए और जो है रायबरेली गए, उन्होंने जाके वहाँ आभार व्यक्त किया। फिर अभी इंडिया गठबंधन जो यहाँ पर होना था, धन्यवाद यात्रा निकलनी तो रुक गई, इसलिए रोकी गई कि अब जो सारे मिलकर इंडिया गठबंधन के दल और वो धन्यवाद यात्रा निकालें। तो पूरे यूपी में सपा और जो है कांग्रेस चाहती है कि जो लोगों को जाए उनका आभार व्यक्त करे। वहाँ के नेता भी उत्साहित हैं। अभी जनता टीवी ने देखिए जो है अयोध्या के सांसद से बात भी की थी, तो अवधेश प्रसाद ने सीधे से कहा कि अब उनका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है, उनका उद्देश्य लंबे समय लोगों की सेवा करना है। और जो लोगों ने जो है इंडिया गठबंधन को जो मजबूती यूपी में दी है उसका जो है एक इतिहास है, और वो चाहते हैं इसको विधानसभा 2027 के जो चुनाव हो तो उसमें और हकीकत परिणित हो और सपा पे और इंडिया गठबंधन सरकार बना सके। तो भाजपा के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस तरह जो विधानसभा में अब चुनाव आ रहा है तो 2027 के चुनाव में उसको कैसे लड़ना है, क्योंकि लोकसभा में तमाम दावों के बाद कि 80 में 80 सीटें जीतेंगे वो उस पर खरा नहीं उतर सका, और जो पिछली सीटें उसकी आधी सीट भी नहीं भी जीत पाए। तो इसको लेकर के जहां भाजपा खेमा हतोत्साहित हुआ है वहीं जो है जो सपा खेमा खास उत्साहित है। जी रितेश। बिल्कुल टीएन मिश्रा जी, तो लगातार जो तमाम खेमे हैं, चाहे पक्ष की बात करें विपक्ष की बात करें, अपने अपने तरीके से इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। और आपको बताते हैं नवनिर्वाचित एमएलसी के शपथ जो हैं वो पूरे हो चुके हैं और उसमें कौन कौन से नाम शामिल हैं। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी की तरफ से, किरण पाल कश्यप ये भी समाजवादी पार्टी की तरफ से, और एपीएस की तरफ से आशीष पटेल, योगेंद्र चौधरी आरएलडी की तरफ से नवनिर्वाचित हुए हैं। इसी तरह से धर्मेंद्र सिंह बीजेपी की तरफ से एमएलसी बनाए गए हैं। इसमें महेंद्र सिंह का नाम भी शामिल है जो बीजेपी की तरफ से एमएलसी बनाए गए। मोहित बेनीवाल नवनिर्वाचित एमएलसी की सूची आपको बता रहे हैं। रामतीर्थ सिंगल ये भी बीजेपी की तरफ से हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं अगली जानकारी का। लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता दें जहां एक बड़ा आदेश सामने आया है। उत्तर प्रदेश में अभी स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। भीषण गर्मी के कारण छुट्टियों को और आगे बढ़ा दिया गया है। 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां आगे बढ़ाई गई हैं। यूपी में अब 28 जून तक बंद रहेंगे सभी स्कूल 8वीं तक के। बेसिक शिक्षा महानिदेशालय ने इस बाबत आदेश जारी किया। गौरतलब है कि पहले 18 जून से खुलने थे सभी सरकारी स्कूल। भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है जिसमें 8वीं तक के स्कूलों को अभी बंद रखने का फैसला किया गया है। 10 दिनों के लिए और बढ़ाया गया है इस समय अवधि को। दरअसल पूरे उत्तर भारत में इस वक्त जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। लू के थपेड़े लोगों का हाल बेहाल कर रहे हैं, ना सिर्फ दोपहर बल्कि शाम के वक्त भी। ऐसे में बेसिक शिक्षा महानिदेशालय ने फैसला किया है कि जो स्कूल 18 जून से खुलने थे उन्हें अब 28 जून से खोलने का फैसला किया गया है। जिन सांसदों ने अपने कार्यकाल के दौरान जनता से दूरी बनाई, जनता ने उन्हें चुनाव में हराने का काम किया है। ये कहना है सुभाषपा के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का। हमारे संवाददाता तौकीर किदवई से खास बातचीत में ओपी राजभर ने और क्या कुछ कहा, देखिए। लोकसभा 2024 का चुनाव संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर शपथ ले चुके हैं, लेकिन अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो सहयोगी दल थे उनको ज्यादा तवज्जो दी गई बनिस्बत भाजपा के कोर जो नेता हैं उनको। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आरएसएस बड़ा हमलावर हो गई है और कह रही है कि जो सहयोगी दल थे, चाहे वो अजीत पवार हो या अन्य, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई, इसी वजह से हार मिली। अब उनका बयान है, अब हम अपने को ही ले लें। भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग थे, 1 सीट हमको मिली थी, अब इससे कम सीट मिलेगी। लेकिन कह रहे हैं कि डिमांड ज्यादा की आपने और उसके बाद अपनी सीट भी नहीं जिता पाए। ऐसी बात नहीं, बेशक हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारा काम अपने वोट को सहयोगी दल जो अलायंस के लड़ रहे हैं उनको वोट दिलाना होता है। तो हम जितना हमारा संगठन था, जो हमारे वोटर थे, एक एक वोट प्रत्याशी को दिलाने का काम किया, लड़ने वाले और लड़ाने वाले। अगर कोई कहता है कि नहीं मिला है तो बूथ निकाल लें, बूथ निकाल के देख लें कि किसका वोट मिला है किसका नहीं मिला है, पता चल जाएगा।
लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अब बयानबाजी शुरू हो गई। पूर्व विधायक संगीत सोम भाजपा के, वो कह रहे हैं कि आरएलडी को साथ लेने से कोई फायदा नहीं हुआ। एक सांसद और चुनाव हारे, वो कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी को साथ लेने से काम नहीं बना, इनसे नुकसान हुआ। तो ये बयानबाजी तो शुरू हो गई है। होने दीजिए, उस बयानबाजी से क्या मतलब है। अपने गिरिबान में लोग झांक के देखें। हारने वाले लोग 5 साल सांसद थे तो जनता के लिए क्या किया? जनता ने नंबर देती है, पार्टी नंबर नहीं देती है। चुनाव में जनता नंबर देती है। जनता ने फेल कर दिया। अपनी कमी को देखो झांके कि हमने 5 साल थे सांसद तो हमने क्या किया जनता के लिए। हम जनता के बीच में कितना समय दे पाए? क्या हम जिनके वोट की उम्मीद कर रहे हैं, क्या उनके गांव में गए, उन बस्तियों में गए, कि खाली हम वोट के ही लेने के लिए घूम रहे हैं? कहने से पहले अपनी बात को सोचना चाहिए कि हमने 5 साल में 5 विधानसभाएं होती हैं, कितना समय दिया है। एसी का हवा लिया है कि जनता के बीच में उनके सुख दुख के साथ दिया है? जनता मालिक होती है ना। तो ये जो आरएसएस अब लगातार बयानबाजी कर रही है, तो आप सहमत हैं इस बात से कि जो उनका बयान है भैया, वो उनका बयान है, हो सकता है उनके बयान में दम हो। अच्छा, कल एक पुलिस की तरफ से एक पर्चा काफी वायरल हो गया, एक लेटर जिसमें कहा गया कि पुलिस को आउटसोर्स से भर्ती कर लिया जाएगा। उसके बाद सफाई भी दी गई। अग्निवीर और जो पुलिस भर्ती, सिपाही भर्ती थी 60,000 की, उसको लेकर बहुत विवाद हुआ और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। आपको लगता है कि इस तरह के लेटर्स फजीहत कराते हैं सरकार की? ऐसा कुछ नहीं है। सरकार तो कह रही है कि हम पुलिस की भर्ती जैसे नहीं होता था वैसे कराएंगे। अब इस तरह के बातें, आजकल तो कंप्यूटर है ना, आपकी मुड़ी हमरे मुड़ी में, हमारी मुड़ी तोहरे मुड़ी में। नहीं, पुलिस के अधिकारियों ने तो मान लिया था कि लेटर बन गया था, लेकिन गलती से जो है वो जारी कर दिया गया। ऐसी कोई अभी इस पे जो उपनिरीक्षक और सहायक उपनिरीक्षक थे, इस पे कोई ऐसी भर्ती का अभी फिलहाल उनका कोई मंशा नहीं थी। बयान आ गया ना कि मंशा नहीं है। लेकिन एक आक्रोश तो युवाओं में फिर आ गया कि एक तो अग्निवीर आपने संविदा पे किए, फिर अब संविदा पे जो है पुलिस में भी भर्ती। अब वो नौजवान जाने उनको गुस्सा कहीं आ रहा है। आगे की रणनीति क्या है? समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीतने के बाद एकदम जोश में है और कह रहे हैं कि अब 222 सीटें तो इस लोकसभा के कंपैरिजन में ही जीत चुके हैं, तो 400 तो पार कर जाएंगे। आप रहेंगे ना, 27 तक रहेंगे ना धरती पर हम लोग। काहे घबरा रहे? रोज एक दिन कम हो रहा है। जहां सुबह हुई तो एक दिन गया। आप देखिएगा क्या होगा। गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी गठबंधन की सरकार बनेगी आपके साथ? जो हमारा एनडीए गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी। नहीं, उधर से भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में ही लड़ेगी चुनाव। तो हम मना कौन कर रहा है? लड़े। तो कहीं आपकी भी गुंजाइश है क्या साथ जाने की? कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, राहुल गांधी ने एक बयान दिया, कहा कि जो है अजय राय की जगह अगर प्रियंका को लड़ाते तो वो चुनाव जीत जाते। फिर आपका बयान आया। कर रहा है ये बयान कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ने वाला है, पार्टी को कमजोर करने वाला बयान है। ये घटना हमारे साथ हुई है 1996 में, जब मैं 1676 वोट से हार गया। तो जो नेता कहती थी कि इसको लड़ाया गया होता तो जीत जाता, जब उसको लड़ा दिया गया तो 28,000 पाया। हम तो 36,777 वोट पाए थे, अब वो 28,000 पर रह गया। चुनाव भी बड़ा था प्रधानमंत्री के खिलाफ। भाई हम क्या कह रहे हैं, कोई नेता लड़ करके अगर इस मुकाम तक जाता है, अगर इस तरह की बात हो तो उसका मनोबल टूटता है ना। नेता का मनोबल टूटता है, काम करने का मन नहीं करता यार हम काम करें, कल फिर कहीं जो बयान दिया गया उस बयान के तहत फिर वो लाके खड़ा न कर दिया जाए। इस तरह की बातें होती हैं तो मनोबल टूटता है, मन काम करने का नहीं करता है। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका कहना है कि जो दावे किए जा रहे हैं 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो नतीजे सामने आ जाएंगे जब चुनाव होगा, क्योंकि लोकसभा लोग दूसरे तरीके से वोट करते हैं, लेकिन विधानसभा में वोटिंग पैटर्न बदल जाता है और वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। फिलहाल अब देखना होगा 2027 के नतीजे क्या होंगे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद बयानबाजी का दौर जरूर शुरू हो गया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं आवास विकास परिषद बहुत जल्द वृंदावन योजना में 80 एकड़ की टाउनशिप विकसित करने जा रहा है, जहां लखनऊ के साथ साथ अन्य जिलों के लोगों को भी अपना आशियाना बनाने का
सपना पूरा हो सकेगा, ये कहना है उपवास आयुक्त पल्लवी मिश्रा का। हमारे संवाददाता अंकुश जायसवाल से खास बातचीत में पल्लवी मिश्रा ने क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। लखनऊ वासियों के लिए एक अच्छी खबर है कि आवास विकास परिषद की ओर से एक आवासीय योजना जाने वाली है। हमारे साथ बात करने के लिए आवास विकास में आवास आयुक्त हैं पल्लवी मिश्रा जी, हम उनसे बात करेंगे। ज्यादातर जो योजनाएं हैं काफी विलंब हो जाता है, लोग इंतजार करते रहते हैं कि कब जो है भूखंड की योजना आएगी, उनको भूखंड मिलेगा। इस बार क्या आवास विकास परिषद लाने जा रहा है? अभी हमारे वृंदावन योजना जो काफ़ी दिनों से परिषद की अच्छी योजना चल रही है, इसमें हम लोग अब लोगों की सुविधा के लिए भूखंड के स्तर पर भी योजना ला रहे हैं। इसमें आवासीय भूखंड है जो कि जिनका पंजीकरण खोला जाएगा अभी जल्दी ही, निकट भविष्य में, संभवतः जुलाई लास्ट तक हम लोग खोलने की स्थिति में आ जाएं। इसमें 100 लगभग 150 स्क्वायर मीटर से लेकर के 300 स्क्वायर मीटर के ऊपर तक के भी कुछ भूखंड उपलब्ध होंगे लोगों को, जिससे कि वो वहाँ अपना आवास बना करके रह सकें। क्या अभी कुछ इसका रेट है जो क्या रखा गया है, या फिर जो है वृंदावन में कब तक, यानी जुलाई ऐसा आपने बताया कि यानी कि 2 महीने के अंदर में ये योजना आ सकती है? हाँ जी, आ सकती है। इसका रजिस्ट्रेशन जैसे ही खोलेंगे, रेट्स वगैरह सब उसमें ओपन हो जाएगा और विधिवत इसका पेपर में विज्ञापन प्रकाशन करके। कितने एकड़ में होगी ये करीब योजना? ये लगभग 12.5 हेक्टेयर के आसपास एरिया में लाई जाएगी। कुल संख्या क्या हो सकती है भूखंड की? देखिए, अभी तो नियोजन किया जा रहा है, तो संख्या बताना इस पॉइंट पे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तब भी मैंने जैसे बताया आपको कि अलग अलग एरिया के काफी भूखंड उपलब्ध होंगे, जिससे कि लोगों को आवासीय भूखंड प्राप्त करने की समस्या से। लखनऊ के अलावा बाहर जिले के भी लोग ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। और मतलब काफी समय बाद ये योजना भूखंड की आने वाली, काफी समय से लोग इंतजार, कैसे देखते हैं इसको? ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी भी जो हमारी जो सोच है, वैसे व्यक्ति अपना एक अलग घर चाहता है, अपनी ज़मीन चाहता है, अपना छत चाहता है, तो उस दृष्टिकोण से अपना एक अलग भूखंड लेकर के अपना घर बनाना, मुझे लगता है कि लोगों को काफ़ी रिलीफ मिलेगी इससे। तो ये थी बात करने के लिए पल्लवी जी, जिन्होंने बताया कि 2 महीने के अंदर अंदर पंजीकरण खोले जाएंगे और लोगों को जिनको इंतजार था भूखंड लेने का, वो आवास विकास परिषद अब देने जा रहा है। वृंदावन योजना के अंतर्गत जल्द ही जो है रजिस्ट्रेशन खोले जाएंगे। कैमरा पर्सन रियाज के साथ में मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ। एक तरफ जहां भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लखनऊ कानपुर रोड पर भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। दरअसल पूरा मामला कानपुर रोड बंथरा ग्राम सिकंदरपुर का है, जहां सरकारी आयुर्वेद चिकित्सालय की जमीन पर कुछ भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया है। पूरा मामला सरोजनी नगर की एसडीएम कोर्ट में भी विचाराधीन है। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय जिला पंचायत की 14 बिस्वा जमीन में से 4 बिस्वा जमीन पर बनाया गया था, लेकिन खाली पड़ी 10 बिस्वा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। हालांकि जिलाधिकारी के आदेश पर भूमाफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। तो वहीं जिला पंचायत अधिकारी ज्योति दीक्षित ने हमारे संवाददाता आकाश अंकुश जायसवाल से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि मामले में एसडीएम सरोजनी नगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है और ध्वस्तीकरण या अन्य कोई आदेश आने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। बंथरा में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जिस पर 14 बिस्वा की जमीन में से 10 बिस्वे पे जो है भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। हालांकि मामला जिला पंचायत में भी आया हुआ है और डीएम कार्यालय में भी मामला पहुंचा था, तो डीएम ने खुद जो है इन 10 लोगों के जिन्होंने कब्जा कर रखा था उनके खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश दिए थे और एफआईआर भी हुई थी। वहीं अगर बात की जाए मामले की, तो मामला अभी डीएम कार्यालय यानी कि जो सरोजनी नगर की एसडीएम है उनके पास भी विचाराधीन है, मामला चल रहा है। हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ में जिला पंचायत अधिकारी ज्योति दीक्षित हैं, उनसे बात करेंगे। सर, पहले तो इस मामले के बारे में बताइए, क्या मामला है पूरा? प्रकरण जो ये अवैध कब्जे का है, इस पे मामला जो है न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा न्यायालय का निर्णय होगा तदनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। ये जिला पंचायत की ओर से अभी इस पर क्या कार्रवाई की गई थी जब ये वाद दाखिल किया गया है? इस मामले में वाद दाखिल किया गया था और अब चूंकि मामला जो है वहां पर एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, वहां से जो निर्देश आएंगे उस हिसाब से काम आगे की कार्रवाई। जी जी। कितना समय लगेगा उसके बाद कार्रवाई करने में? न्यायालय का मैटर है, जब भी होगा तब हम करेंगे। न्यायालय में जो समय लगे ये है।
अभी कितना मामला हो गया? जब आपके पास ये एप्लीकेशन आई थी तो इतना पेंडिंग, कितना मतलब समय लग गया इसमें मामले में आगे जिला पंचायत की ओर से? कागज देख के बता पाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है? मतलब अब जो जब न्यायालय का निर्णय होगा तो अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी इसमें, ठीक। तो ये थे ज्योति दीक्षित जिन्होंने बताया कि अगर मामला जो है काफ़ी समय का है और पुराना है काफ़ी, और चूंकि ये मामला जब मेरे पास इनके संज्ञान में आया था, हालांकि इस पर कार्रवाई चल रही है। एसडीएम जो हैं वो जो फागुनी सिंह सरोजनी नगर की, वहाँ मामला विचाराधीन है। वहाँ से जो आदेश आता है उसके बाद जो है जिला पंचायत की ओर से भी कार्रवाई की जाएगी। जनता टीवी, लखनऊ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।